Assalamu alaikum ji and a very good day to all of you future officers. My name is Azaz and this is my series on CSS preparation lectures. जी तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंस टू द एग्ज़ाम क्योंकि मेरे ख्याल से मोर देन 80% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल बिकॉज ऑफ फेलिंग दिस वन सब्जेक्ट एंड दैट इज़ योर इंग्लिश essay. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन हाउ टू अटेम्प्ट और अप्रोच एन इंग्लिश essay. कैसे लिखना है उसको, अप्रोच कैसे करना है बेसिकली। तो ये बड़ा मसला होता है क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। ऐसे पे जब बात आती है तो मोस्ट पीपल डू नॉट इवन नो कि स्टार्ट कहाँ से करना है, किस तरह से ऐसे को डायरेक्ट जब बस टॉपिक मिल गया तो टॉपिक को लिखना है, या उससे पहले कोई एक्सरसाइज है जो हमने करनी है, टॉपिक सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया हैं, किस तरह के ऐसे हम इनकाउंटर कर सकते हैं। तो आज हम ये सारी डिबेट यहाँ पे सेटल डाउन करेंगे इस लेक्चर में। ये सीरीज़ होने वाली है, दिस इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, आज हम फोकस जो रखेंगे वो होगा हमारा टॉपिक सिलेक्शन पे कि टॉपिक किस तरह से सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। सबसे पहले बैक टू द बेसिक्स, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है फॉर सीएसएस। किसी भी ऐसे को, स्पेशली इंग्लिश ऐसे को अप्रोच करने के लिए यू नीड टू नो कि किस तरह के एसेज आते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स जो है ना, मुख्तलिफ लोग आपको मुख्तलिफ टाइप्स बताएंगे, ठीक है, लेकिन ब्रॉडली आई हैव सीन कि मैंने इसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांट दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसको आप जब मार्केट में आप इवन जब आप अकेडमीज़ पे जाते हो दे माइट टीच यू समथिंग डिफरेंट, बट आई विल ओनली टीच यू व्हाट इज़ वर्कड वेल फॉर मी इन द पास्ट। तो जो चीज़ मेरे लिए वर्क की है आई थिंक इट शुड वर्क वेल फॉर एवरीबॉडी। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दो कंपेरेटिव एग्जाम्स दिए हैं, एक सीएसएस का एक पीसीएस का, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले थे। तो आई थिंक इफ़ दिस मेथड इज़ वर्किंग फॉर मी तो ये होपफुली सबके लिए इंशाल्लाह वर्क करना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा एकेडमीज़ वगैरह पे भी जो मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं आप वहाँ पे भी ये मेथड ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपका वर्क कर जाएगा। तो आपको एक बिलीव और एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो जी टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, जस्ट अंडरस्टैंड करें अपने लिए कि ये आर्गुमेंटेटिव या लिटरेरी एसेज होते हैं एक तरह के। इनमें क्या होता है कि जी आपको एक कोटेशन दी जाती है या कोई एक थॉट दी जाती है जिसको आपने थॉरोली एनालाइज करना होता है, अपने थॉट्स बयान करने होते हैं। अब देखें, व्हेन यू आर राइटिंग एन इंग्लिश एसे, तो अब ये 2000 टू 2500 वर्ड्स से भी ज़्यादा आपका एक अंडरटेकिंग है। अब एक थॉट होती है वन लाइन की जिसमें हार्डली आपको 10 से 15 वर्ड्स मिलेंगे। अब उनको इतना एक्सपेंड करना, उनको इतना रेलेवेंट रखना थ्रू आउट दी एसे कि आप बार बार टॉपिक को भी हिट कर रहे हैं, टॉपिक पे रह रहे हैं, वेवर्ड्स थॉट्स नहीं बता रहे, वेयर ऑफ नहीं कर रहे अपने थॉट प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें इन ए कंबाइंड वे जो है ना वो आपको जहन में रखनी है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, स्पेशली इन एसेज लाइक दीज जिसमें कोटेशन दी गई हो आपको। तो वहाँ पे रेलेवेंस रखना थ्रू आउट जैसे थोड़ा सा कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? नंबर वन इज़ फॉर एग्जांपल, ये 2014 में ये ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था जब मैंने पास किया था। तो वायोलेंस इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट। अब ये एक कोटेशन थी, आइजैक्सन मेरे ख्याल से ये कोई नाम था उस बंदे का, उस ज़माने में मैंने पढ़ा था। तो ये उनकी कोटेशन थी। तो ये जो है ये आर्गुमेंटेटिव एक लिटरेरी ऐसे आप इसको कह सकते हो, आर्गुमेंटेटिव नाम दे दो आप इसको, ठीक है जी। तो इसको एनालाइज करना था, इसको रेलेवेंट बनाना था ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, कंट्री लेवल, हिस्टोरिकली किस तरह से ये कोटेशन काम करती है। तो अब सारा जो है वो इस हिसाब से आपको ऐसे डिज़ाइन करना होता है अपना। दूसरी एग्जांपल है जी, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ। ये आपने बहुत दफ़ा ये टॉपिक देखा होगा, सीरीज में शायद रिपीट भी हुआ है एक दो दफ़ा। तो ये भी टॉपिक आता रहता है, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, ठीक है जी। तो ये भी एक आर्गुमेंट है। अब इसको आर्गुमेंट के हमेशा दो साइड्स होती हैं, तो आपने थॉरोली एनालाइज करना है। समटाइम्स इट आस्क्स यू, अब ये देखें, जेंडर इक्वालिटी इज़ ए मिथ। अब आप इसके ऊपर डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं आप डिसएग्री करें, बट वो आपको डिसएग्री करने का आपको कह रहा है क्या यहाँ पे? वो कह रहा है जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, यू नीड टू जस्टिफाई दिस, ठीक है। अब इस तरह के ऐसे इसमें ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार हम अगेंस्ट इसके जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अगेंस्ट जाके भी अगर आप वो जस्टिफाई कर सकते हो स्टांस और आप बहुत अच्छा लिखते हो तो ठीक है, आपको आप पास हो जाओगे।
लेकिन मैं हमेशा सेफ अप्रोच में बिलीव रखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार अगर आप वाकई इस चीज़ से अग्री करते हो और इस ऐसे टॉपिक को आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने वर्ड्स में, अपने थॉट्स में, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। अदरवाइज यू शुड नॉट टेक अ रिस्क एंड यू शुड चूज अनदर टॉपिक। क्योंकि 10 टॉपिक इसीलिए दिए होते हैं आपको कि आप, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन द टॉपिक दैट यू सिलेक्ट एंड देन मूव ऑन। अगर खुदा ना खास्ता आपको एक डाउट ज़रा सा भी रह गया ना किसी टॉपिक में कि यार ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, पता नहीं ये सही है, अब वो डाउट आपको जो है ना वो 8-9 महीने जब तक वो रिजल्ट आए आपको वो चीज़ वो परेशान करती रहेगी कि यार पता नहीं, आई शुड हैव चोजन अ डिफरेंट टॉपिक। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये वाला लेक्चर जो अभी आज मैं आपको दे रहा हूँ टॉपिक सिलेक्शन का, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका स्टार्ट ही यहाँ से होता है। व्हेन यू गेट इनटू द एग्ज़ाम, पहला पेपर होता है आपका, पहली अटेम्प्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली, ऑफ योर लव्ड वंस, सबकी एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपने प्रेप की होती है 6-8 महीने की। अब वो सारा इट कम्स डाउन टू द वायर एंड कम्स डाउन टू दिस कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, तो वो प्रेशर में कभी कभी आप गलती कर बैठते हो, और इसी चीज़ की ये प्रैक्टिस आपने करनी है कि ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है जी, मूविंग ऑन। सेकंड टाइप आप कह लें कि इशू बेस्ड एसेज या सोशल एसेज भी जिसको कहा जाता है, सोसाइटी के हवाले से जो एसेज होते हैं। क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, द नीड फॉर रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ जो भी आपको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है आपने उसको एक्सपैंड करना है, एक्सपोजिट करना है, एक्सपोजिटरी ऐसे इसको कहते हैं हम। आपको इसको जो है ना बढ़ा चढ़ा के और एक्सपैंड करना है इस थॉट को, और बताना है अपने एग्जामिनर को कि भाई ये थॉट है आपकी और इसके वाकई हमें ये शवाहिद मिलती हैं, और ये चीज़ें हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखी हैं, ये कंट्रीज़ की एग्जांपल्स हैं, और ये पाकिस्तान में किस वजूहत की वजह से ये क्राइसिस हैं, और नीड कितनी है, कौन से इंस्टीट्यूशंस की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आप इसको अपने हिसाब से, हर किसी की आउटलाइन डिफरेंट होगी, लेकिन एक थीम आपने वो जब आप चेक करोगे ना कुछ 5-6 ऐसे स्टूडेंट्स के सेम टॉपिक पे, तो आपको एक थीम नज़र आएगी कि यार ये थीम सेम ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। तो वो हर कोई इसी वजह से वो थीम सेम फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो बस ये दो मोटे मोटे टाइप आप अपने जहन में रख लें, बाकी ज़्यादा अपने आप को जो है ना कंफ्यूज ना करें कि ये किस तरह का ऐसे है, और आउटलाइन को लेके फिर बैठ जाएं कि भाई 15-15 मिनट आप एनालाइज कर रहे हो कि यार ये कौन सी कैटेगरी का ऐसे आ गया। इट डजेंट रियली मैटर, आप जो भी टाइप इनमें से देख रहे हो, दोनों में आपको एक जस्टिफाई करना होगा अपने स्टांस को बहुत अच्छे तरीके से, और एनालाइज करना होगा। अब ये दोनों में आपकी स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये दो तरह के मेजर बिग कैटेगरीज आप डिवाइड कर लो अपने जहन में। अब है जी, एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे एज ए स्टूडेंट। आप जब एज ए CSS कैंडिडेट आप जब आते हो एग्जाम में, तो क्या क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड होती हैं। नंबर वन इज ऑल अबाउट expressing your thoughts fluently with minimum grammatical errors and provide information in a coherent and a logical manner। अब ये बहुत ज़्यादा हैवी अंग्रेज़ी हो गई, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ कि भाई गलतियाँ नहीं करनी, अपनी जो थॉट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रखनी है थ्रू आउट द ऐसे, ताकि फॉर एग्जांपल अब ये देखें नेक्स्ट ऐसे में यही बताऊँगा कि वेल कनेक्टेड होना चाहिए आपका ऐसे। जो आपका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आपका या फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो फॉलो कर रहा है, वो आपके इंट्रो की लॉजिकल कंटिन्यूएशन होगी। वो पैराग्राफ एंड होगा, आगे 2-3 एग्जांपल्स होंगी, जो भी होगा, जो 2-3 पैराग्राफ आने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टेड होंगे कि जब वो पढ़ेगा एग्जामिनर तो उसको एक फ़्लो नज़र आएगा आपकी लैंग्वेज में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ कि ये आप लोग के लिए कितना ज़रूरी है कि आपका ऐसे वेल कनेक्टेड होना चाहिए। अक्सर लोग इसमें मार खा जाते हैं, मैंने जो नोट किया, मैंने ऐसे चेक भी किए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज के जब वो स्टार्ट करते हैं ऐसे तो दे आर ऑन ट्रैक, बट देन दे प्रोवाइड वेवर्ड थॉट्स, और उसका समझ ही नहीं आता कि मतलब आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह का वो ऐसे है, टॉपिक कहाँ रह गया। वो बस अपनी धुन में चलते रहते हैं, फिर उनको याद, शायद उनको भी फिर बाद में याद आता है कि अच्छा यार ये टॉपिक था, तो फिर वो वापस उसको स्टोरी को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। तो आप लोगों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ऑलवेज ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज आप अपने आप से ये ज़रूर पूछें कि यार एम आई आंसरिंग द क्वेश्चन इन द प्रॉम्प्ट। जो मुझे टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, क्या मैं उसको हिट कर रहा हूँ बार बार, क्या उस पे रह रहा हूँ, या मैं चला गया हूँ कहीं लेफ्ट राइट निकल गया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। उसके बाद आ जाता है जी
इंट्रोडक्शन विल मेक और ब्रेक योर एसे। मैं इसको इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि ये पहला एक ऐसा पीस होता है आपकी एसे में कि जो एक कोहिरेंस, आपकी लैंग्वेज, आपका फ्लो, ये आपको एग्जामिनर को एक आइडिया देता है कि भाई आपका स्टफ क्या है, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड कितना है, और व्हाट शुड द एग्जामिनर एक्सपेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द एसे। अगर उसको इंट्रोडक्शन में मज़ा नहीं आया ना, तो आई डोंट इवन थिंक कि वो बॉदर करेगा कि वो आपका पूरा ऐसे भी पढ़े। मोस्टली ये कहा भी जाता है वैसे कि एग्जामिनर जो है पहले पहले आपकी आउटलाइन देखता है, अगर उसको मज़ा आता है तो इंट्रो पढ़ता है, अगर उसको मज़ा आता है लॉजिकल, फिर कंक्लूजन देखता है कि यार चलो ये तीनों पार्ट्स ठीक हैं, तो वो बॉदर करता है कि भाई बकाया ऐसे वो पढ़े। अदरवाइज जब उसको ये लगता है ना कि आउटलाइन में ही मज़ा नहीं है, वहीं पे वो गेम आउट हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से मे बी अब ये अनफेयर है फेयर है, हम उस डिबेट में नहीं जाते, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ताकि आप लोगों ने इस चीज़ में बेस्ट बनना है। जब आप लोग खुद से एक मेहनत करके और बेस्ट बन के जाएंगे ना, देर इज़ नो रीज़न फॉर द एग्जामिनर टू फेल यू। देखो यार, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि वो वहाँ पे इवन दो हम जनरली ये परसीव करते हैं कि भाई वो तो हमें बस फेल करने के लिए बैठे होते हैं, दे आर देयर टू फाइंड पीपल, दोज रिफाइंड इंडिविजुअल्स, के जो आगे जाके आपके स्टेट में डिफरेंट पोजीशंस पे सर्व करें। उनको डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो अगर उनको एक्सप्रेस करना ही अपने आप को सही नहीं आता, तो वो आगे चल के क्या करेंगे। ये माइंडसेट, आई थिंक दिस इज़ द आइडियल माइंडसेट दैट द एग्जामिनर शुड आल्सो हैव। अब वो एक अलग सी डिबेट्स बनी हुई हैं कि जो खुदा न खास्ता क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो फिर एक कहते हैं कि भाई ये बाइस्ड है और ये वो। टू एन एक्सटेंट मे बी वहाँ पे एक वो जो कहते हैं ना कि स्लॉटर चल गया, वो स्लॉटर में भी हो, ठीक है, बट फ्रॉम व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज़ बिन, अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे लॉजिकली फॉलो करते हो ना, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हो। बाकी आप रिजल्ट्स जो है ना, वो फिर वैसे भी अल्लाह के हाथ में होती है, रोज़ी लिखी होगी इंशाल्लाह लग जाएगी। बाकी अदरवाइज इसकी वजह से जो है ना, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें कि ये तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है और इनका ख्याल रखना है। ठीक है जी। आउटलाइन इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, क्योंकि जो भी आप एक्सरसाइज करोगे इंग्लिश ऐसे में, जब आप वो स्टार्ट करेगा वो आपके आउटलाइन पढ़ेगा। अब आउटलाइन में बहुत ज़्यादा डिबेट्स आ जाती हैं कि भाई टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट लिखना है, उसमें नहीं लिखना, किस तरह से करना है उसको, आउटलाइन किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें लैंग्वेज कैसी रखनी है। ये सारी चीज़ें हम जब कंपोजिंग एंड आउटलाइन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद। आज का हमारा टॉपिक क्या है वैसे इस लेक्चर का, वो है टॉपिक सिलेक्शन, कि आपने टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना है। एग्जाम में पेपर आ गया आपके पास, अब आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम बेसिक्स पे। यू हैव 3 आवर्स, आपके पास 3 घंटे होते हैं टोटल ऐसे के। उसमें आपको टॉपिक चूज़ करना होता है, आउटलाइन कंपोज करनी होती है, 2500 वर्ड्स का लंबा ऐसे लिखना होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2500 वर्ड्स का भी हो। लोग ऐसे भी हैं, मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने 10 पेज, मतलब ये समझें कि आप 1200 वर्ड्स का ऐसे लिखा और वो पास हो गए। इट्स नॉट अबाउट दी क्वांटिटी, इट्स मोर अबाउट क्वालिटी। लेकिन हमने प्रैक्टिस जो करनी है, प्रैक्टिस हमने 2500 लॉन्ग ऐसे लिखने की ही करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। यू गिव योर बेस्ट, बाकी फिर वहाँ पे अगर कमी पेशी हो जाती है, अल्लाह मालिक वो चल जाएगा। कंक्लूड लॉजिकली, ये आपके सारे ऐसे का मतलब ये समझें कि जिस्ट जो है ना, वो आपकी कंक्लूजन में आनी चाहिए। कंक्लूजन में कोई भी एक, सिर्फ एक कंक्लूजन का एक लॉ होता है, ये समझें आप, रूल होता है कि कंक्लूजन में कभी भी कोई नई बात नहीं आनी चाहिए जो कि आपने प्रीवियसली ऐसे में डिस्कस ना की हो। कोई नई थॉट आपने अगर इंट्रोड्यूस कर ली ना कंक्लूजन में, दैट ऐसे इज़ गॉन, वो ऐसे बस चला गया, फिर वो पास नहीं होगा। ये आप समझ लो बात को। ठीक है जी। तो कंक्लूजन जो है, इट शुड नेवर इंक्लूड अ न्यू थॉट, ये अपने जहन में बिठा दें बात। इंट्रोडक्शन जो है, हम ये वैसे अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है, वो आपकी इंटायर जो आउटलाइन आप कंपोज करोगे ना, उसका एक स्नैपशॉट होता है। सारी लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपके इंट्रोडक्शन की होगी, वो आउटलाइन को फॉलो करेगी। कंक्लूजन भी कुछ इसी तरह का होता है, स्नैपशॉट होता है, लेकिन उसमें कोई नई थॉट आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन का पर्पस होता है कि भाई आगे एग्जामिनर को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने क्या बताया है एग्जामिनर को, तो वो उसका समराइज्ड वर्जन आप देते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
अब हम आ जाते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे। किसी भी ऐसे में ये चार चीज़ें वैसे होती हैं, आउटलाइन के अलावा तीन। एक तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स ये ज़्यादा होते हैं, ये मेजर जो चंक होता है बेली ऑफ द ऐसे होता है वो बॉडी होती है आपकी ऐसे की। ये चीज़ मतलब इंट्रो के बाद मेजर जो आपके तकरीबन समझे, अगर 2500 वर्ड्स आप लिख रहे हो तो उसमें से 250 वर्ड्स का अगर आपने इंट्रो लिख लिया या 200 वर्ड्स का इंट्रो लिख लिया, कंक्लूजन लिख लिया 100 वर्ड्स का, तो बाकी जो 2200 वर्ड्स हैं वो आपकी बॉडी होगी। ठीक है जी, ये नेक्स्ट होता है कंक्लूजन। वैसे अगर देखें कितना सिंपल है, देखें ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन, आपका ऐसे पास हो गया। ठीक है, बाकी ये होता है कि वो बस बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो कितने आप तगड़े लिखते हो, कैसी एग्जांपल्स दे रहे हो, स्टांस को जस्टिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कंबाइंड जो मिलके है ना वो आपका ऐसे बनाती हैं। अब आ जाते हैं जी आज के टॉपिक पे, दैट इज़ टॉपिक सिलेक्शन। ये फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ योर पेपर, जो आप ऐसे का पेपर जैसे आपके सामने आता है बिस्मिल्लाह करके आप पेपर को पलट के पढ़ते हो कि भाई ये मिला क्या है हमें। आप टॉपिक्स देखते हो, अब ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि भाई पहला पढ़ा नहीं समझ आया, दूसरा पढ़ा नहीं समझ आया, तीसरा चौथा पांचवा 10 टॉपिक्स पढ़ गए, उनको समझ ही नहीं आया कि यार ये कौन से टॉपिक्स दे दिए। फिर दोबारा पहला टॉपिक पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, तो फिर उनको एक सेंस समझ आ गई, क्योंकि वो नर्वस होते हैं बहुत ज़्यादा। अगेन मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर होता है, नर्वसनेस जो है ना दैट प्लेज अ की रोल इन मैसिंग अप योर पेपर ऑफ ऐसे, इंग्लिश ऐसे। तो वहाँ पे आप अगर अपने नर्व्स के ऊपर काबू कर गए ना, और अगर आपने प्रेशर फील नहीं किया और आपने फोकस किया अपने ऐसे के ऊपर, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इंग्लिश इंग्लिश ऐसे राइटिंग की, वो आपको वहाँ पे दिखेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको वो दिखेगी जो आप प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे। ठीक है जी, थॉरोली रीड द पेपर एंड अंडरस्टैंड टॉपिक से क्या क्या दे रहा है। अब इसमें जो है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कैसे पता लगे कि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आपको तीन चीज़ें अपनी जहन में रखनी है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इकोनॉमिक्स में डिग्री की हुई है, बीए एमए किया हुआ है, अब उनके इकोनॉमिक्स और ये बिजनेस बैकग्राउंड है किसी का, तो इनको ये इकोनॉमिक टर्म्स ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। तो इन लोगों को वो ऐसे चूज़ करना चाहिए जिसमें इकोनॉमिक नंबर्स हों, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का जिक्र हो, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड का जिक्र हो, तो वो ऐसे उनके लिए बेहतर रहेंगे। तो उनको वो टॉपिक ढूंढना चाहिए। अब ये इस ट्रेन ऑफ थॉट का बंदा वो चला जाए कि भाई फिलोसॉफिकल ऐसे अटेम्प्ट कर रहा है, वो कोई कोटेशन आ गई प्लेटो की, अरिस्टोटल की, वो अटेम्प्ट कर रहा है बैठ के, तो वो उसको नेचुरली इतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करके लोग पास नहीं होते, इट्स जस्ट दैट कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई सजेस्ट। तो एकेडमिक बैकग्राउंड अपना चेक करें जी पहले कि आपने क्या पढ़ा हुआ है और आप उसमें कितने अच्छे हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने कौन से चूज़ किए हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, अगर आपने सोशियोलॉजी लिया हुआ है, तो आप उस तरह के जो एसेस हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो एसेस हैं, वो आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया हुआ है, अगर आपने इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबली रिलेशंस बिटवीन द स्टेट या अमंग द स्टेट्स की बात बेहतर आप कर सकते हो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात बेहतर कर सकते हो, तो आप उस एरिया वाले एसेस ले लो। ठीक है जी, तो ये जब आप टॉपिक सेलेक्ट करो ना, आपको पहले ही अपनी ये वाली स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन कितनी है। अब देखें, मुझे लोग कहते हैं कि सर ये 2500 वर्ड्स का ऐसे है, हमारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, हम कैसे लिखें। मैं कहता हूँ कि यार बात सुनो, आप जो है वो इसी मुआशरे में बड़े हुए हो। ठीक है, आप होपफुली कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, छोटे से बड़े आप पाकिस्तान में हुए हो, मुआशरा आपने यही देखा है। ठीक है, स्कूलिंग आपने यहाँ की है, स्कूलिंग के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने अटेम्प्ट की है, वो आपने डिग्री यहाँ से ली है, जॉब हंटिंग की होगी, आई एम श्योर कुछ लोग जॉब भी करते होंगे। तो यार इतना तो बंदे का वैसे ही ऑब्जर्वेशंस हो जाती है कि मतलब लोकल गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, हमारे अराउंड पॉलिटिक्स कैसे चलती है, या हमारे अराउंड वेमेन के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा होता है, एजुकेशन में क्या क्या क्राइसिस हैं, ये तो आपकी जनरल ऑब्जर्वेशंस भी बन जाती हैं। तो यार अगर आप मुझे ये कहते हो ना कि सर ऐसे के लिए तो मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो आई एम सॉरी बट आई विल हैव टू डिसएग्री। कि अगर आप पाकिस्तान में पले बड़े हो और अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आई एम सॉरी, आई मस्ट डिसएग्री। ठीक है, आपके पास एम्पल नॉलेज होती है, आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना नहीं आती, ऑर्गेनाइज करना नहीं आती अपनी थॉट्स।
जब तक आप ये ऑर्गेनाइज करना नहीं सीख, हाँ ठीक है, ये मैं चीज़ मानता हूँ कि जब आप एक लिटरेरी लैंग्वेज या एकेडमिक लैंग्वेज लिखते हो ना तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके इंग्लिश एक्सप्रेशन में वो एक सेपरेट डिबेट है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन वही होगी। ठीक है, ये मैं मिसाल दे दूं आपको कि एक नाई है, अगर आप उसकी दुकान पे जाएंगे तो उसको भी पता होगा यार महंगाई हो गई है। ठीक है, और जो है हालात बहुत बुरे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर वो न्यूज़ में वो भी ये चीज़ें देखता है। लेकिन एक सीएसएस कैंडिडेट जो होगा वो एक लॉजिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एनालाइज करेगा और चीज़ों की डेप्थ को जानता होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो वो मैं डिफरेंस मानता हूँ कि वो होता है, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज तो है ना। Never be confused and always go with the topic you are most comfortable with. Don't experiment in the exam जी। ये एक प्रो टिप मैं इसको कहना चाहूँगा, प्रोफेशनल टिप है ये, कि मैंने लोगों को देखा है एट द सेम टाइम एग्ज़ाम में बैठ के दो दो आउटलाइंस बना रहे थे दो दो टॉपिक्स के ऊपर, और वो फिर कंफ्यूज हो गए। एक दो एक घंटा पूरा उन्होंने ज़ाया कर दिया, फिर एक आउटलाइन मिटा दी, आधा ऐसे काट दिया, फिर दोबारा से आउटलाइन बनाई और दोबारा से फिर वो ऐसे लिखना शुरू किया उन्होंने। तो ये जो है ना, ये बहुत एक डैमेजिंग एक सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, आगे आते हैं जी, टॉपिक सिलेक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। हैव अ पेंसिल रेडी एंड यूज़ द लास्ट पेज एज योर रफ पेपर। मेक श्योर यू क्रॉस इट आउट लेटर एंड राइट रफ पेपर ऑन इट। ठीक है, ये रफ पेपर के ऊपर वो इन्वर्टेड कॉमास आएंगी यहाँ पे। तो आपने लास्ट पेज जो है ना अपने आंसर शीट का, उसके ऊपर आपने लिखना है रफ पेपर। ठीक है, या रफ पेज, और उसको एंड में आपने क्रॉस आउट कर देना है। ये इंस्ट्रक्शंस में आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें। वहाँ पे आपने करना क्या है, पेंसिल आपकी रेडी हो गई, आपने टॉपिक्स पढ़े, आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि यार ये वाला टॉपिक मेरी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बैठता है, मैं इस पर कुछ लिख सकता हूँ। अच्छा, जो भी उस टॉपिक के बारे में आपको थॉट आए, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आप वो सारी थॉट्स उसके ऊपर पेंसिल से छोटे छोटे राइटिंग में लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। कोशिश करें कि जितने मतलब 5-6 मिनट में आपको जितनी थॉट्स आती हैं उस टॉपिक के हवाले से, जितने रेफरेंसेस जहन में आते हैं, जितनी बुक्स की रेफरेंसेस, जर्नल रिसर्च की रेफरेंसेस, सारी लिख लें उसमें। ठीक है, उसके बाद अच्छा, तीन चीज़ें जो है ना, जब भी कोई टॉपिक आपके जहन में आए या आप सिलेक्ट करोगे जब भी कोई टॉपिक, तो तीन चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, बिठा देनी है। नंबर वन, के उस टॉपिक में एक आइडिया होगा उसकी कॉजेज़ क्या हैं जी, किस किस वजूहात से, किन वजूहात की वजह से वो टॉपिक आपको दिया गया है। अब फॉर एग्जांपल क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, अब उसमें कॉजेज़ क्या हैं, क्राइसिस जो गुड गवर्नेंस के हैं उसके कॉजेज़ क्या हैं। तो आपके जहन में एक थॉट आ जाएगी कि यार हाँ, इसके तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे वीक हैं, ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हमारे वीक हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। तो ये एक देखें, थॉट्स आते जा रहे हैं जहन में। तो यही एक बात होती है जो आपको जहन में रखनी चाहिए, कि हमेशा कोई भी जो आइडिया हो उसकी हमेशा कॉजेज़ होंगी, और उन कॉजेज़ की वजह से सोसाइटी में आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा। तो वो इम्पैक्ट्स भी आपने वहाँ पे नोट डाउन करने, बेशक अलग कर लें, कॉजेज़ को अलग कर लें, इम्पैक्ट्स को अलग कर लें। फिर जो लास्ट पार्ट होगा वो अक्सर आपसे खुद ही पूछ रहा होता है कि इसके सॉल्यूशन दो। अगर नहीं भी पूछ रहा तो अगर आप दे देते हो तो वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपके पूरे एक ऐसे का लॉजिकल स्ट्रक्चर और फ्लो एक आपका मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है जी, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो भी थॉट्स होंगी वो इन तीन कैटेगरीज में आएंगी, या तो वो कॉज होगी, या तो वो इम्पैक्ट होगी, या तो वो सोल्यूशन होगी। अगर नहीं है तो इनको फिट करें, कोशिश करें कि आप जो थॉट वहाँ पे पेपर पे लिख रहे हो उनको इन कैटेगरीज में फिट करो, क्योंकि आपका ऐसे का जो कोहिरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लो है, वो इन तीन चीज़ों से ही बनता है पूरा। Once you've collected all the ideas you could think of on the page, it's time to organize your thoughts into three categories. अब वो three categories क्या है जी, कॉजेज़ में कौन से आइडियाज़ फिट होते हैं, इम्पैक्ट्स में कौन से होते हैं, और सॉल्यूशंस में कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें यह है कि योर इम्पैक्ट शुड लॉजिकली बी फ्रॉम द कॉजेज़। अब देखें, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग गलती करते हैं। उनके ऐसे में लॉजिकल फ्लो और स्ट्रक्चर का मसला आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो कॉजेज़ कुछ और डिस्कस कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट्स कोई तीसरा ही बता रहे होते हैं, और जब सॉल्यूशंस की बात आती है तो वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के सॉल्यूशन छाप देते हैं यहाँ पे आके। तो जी ऐसा नहीं होता।
जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्पेसिफिकली आपकी लोकेलिटी के, आपके रीजन की प्रॉब्लम है, वो उसकी कॉजेज़ वही होंगी, तो उनके इम्पैक्ट्स जो हैं उन्हीं से आपका जो है सॉल्यूशंस निकलना चाहिए। द सॉल्यूशंस शुड एड्रेस योर कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स टुगेदर। आपके इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके कॉजेज़ से होने चाहिए, जो कॉज होगा उसी का इम्पैक्ट होगा ना। तो ये लॉजिकल फ्लो बनाना, एक एक पॉइंट का, जो आप कॉज बता रहे हो उसी का इम्पैक्ट बताओ, फिर उसका सोल्यूशन बताओ। ऐसे नहीं हो कि आप सोल्यूशन में कुछ और ही चीज़ें डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपके ऐसे का फ्लो और एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को। तो जी, दैट्स प्रीटी मच इट। आज का हम टॉपिक सिलेक्शन पे यहीं पे एंड करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो सी एस एस ऐसे के हवाले से, वो होगा हमारा आउटलाइन। हम बैठ के यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही एक दो टॉपिक्स पे या एक टॉपिक पे एटलीस्ट एक आउटलाइन जो है वो जनरेट करेंगे हम यहाँ पे। किस तरह से वो आइडियाज़ हमारे जहन में आएंगे, जो भी है चीज़ें, वो मैं आपके साथ ही लिखता जाऊँगा। और फिर उस चीज़ को एक लॉजिकल शक्ल में, एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में फिर हम लेके आएंगे, ताकि आपको एक पता लगे कि भाई आउटलाइन मेरे हिसाब से वो किस तरह से लिखनी चाहिए। मैं जी देखें, मैं सादा बंदा हूँ, मैं सिंपल बंदा हूँ। मैं जो है ना वो ये थीसिस स्टेटमेंट्स और ये, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। वो एक लाहौर में या कहीं पे भी एकेडमीज़ में एक डिफरेंट बनाया बताया जाता है स्ट्रक्चर, लोगों के लिए वो काम करता है। बट मेरे लिए जो चीज़ काम की है मैं आपको वो सिखाऊंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप फॉलो करें बेशक, जिसको फॉलो करना चाहें। तो मेरी जो जितनी नॉलेज है सीएसएस के हवाले से, मैं आपको वो ट्रांसमिट कर रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्ज़ी है इंशाल्लाह। तो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है कि 98% जो लोग हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, वो वीडियोस देख रहे होते हैं। तो काइंडली भाई, जो भी देख रहा है, काइंडली आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बहुत हिम्मत बढ़ती है हमारी भी कि हम कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।